कर रहे हैं बेटा शुरू, बस थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी बच्चे आ जाएं सब, क्लास शुरू करते हैं। ओके सर, ओके सर। हम्म हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम्म हम्म अभी नहीं। नहीं दिया, हाँ ये अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, आ रहा होगा। चलो अब शुरू करते हैं। सौम्या सोनी आई है। रघु, रघु नहीं आया। नहीं। हाँ, नेहा मुस्कान राजपूत इकट्ठे हैं ये दोनों, लेकिन इन्होंने, इनका अभी ऑडियो कनेक्ट हुआ नहीं, इनको आवाज नहीं जा रही होगी अपनी। कुछ बच्चों को ऑडियो कनेक्ट करना नहीं आता, कि पहली बार होता है तो। हम्म चलो फिर अपन शुरू करते हैं। चलो आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्या है, ओके सर। सबसे पहले मैं नाम बता दूं अपना। मेरा नाम है प्रेमांशु नगाइच और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। प्रदीप सर से आपने केमिस्ट्री पढ़ी ली है, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे प्रसन्न जैन सर, बायोलॉजी पढ़ाएंगे प्रतीक्षा मैम। हम लोग क्या है कि अभी से नहीं, अभी तो ये लॉकडाउन है तो आप लोगों को आसानी हो गई है कि चलो ठीक है ऑनलाइन करके देखते हैं कि आप लोगों के मन में फीलिंग आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग काफी पहले से ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब हम लोग पिछले 2 ढाई साल से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। जिस तरह से ऐसे बातचीत करने वाली जो जूम पे, जूम एप्लीकेशन अभी आया है, हम लोग का इनबिल्ट एप्लीकेशन है, पर क्या है जूम एप्लीकेशन बच्चों को समझने में आसान है, इसलिए हम लोग जूम पे करा रहे हैं क्लास। आगे जाकर के क्लास हमारी वेबसाइट पे होगी, हमारी खुद के आईडी पर होंगी। तो ये वाली समस्या आपकी जूम वाली खत्म हो जाएगी। अपने उस पे एक सिंगल आईडी रहेगी, उसी पे आपके मतलब ना व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी आगे आपको, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। उसी पे क्लास होगी आपकी एक ही पर, उसी पर आपको रिकॉर्डिंग्स आएंगी, उसी पर आपके डाउट्स पूछे जाएंगे, उसी वेबसाइट पर चैटिंग होगी, सब कुछ उसी पे होगा। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग जो है क्लास 10th, अब हमारे पास आज ज्यादा समय नहीं है तो हम शुरू करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स में आप लोगों के कुछ ही चैप्टर हैं, ज्यादा चैप्टर भी नहीं। क्लास 10th की फिजिक्स तो बहुत छोटी सी है, परंतु क्लास 10th की फिजिक्स में जो आइटम है, यानी कि हमारे क्लास 10th की फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं, वो क्लास 12th में दोबारा से हमको मिलते हैं। दोबारा से हमारे पास क्लास 12th में वो चैप्टर आते हैं। तो क्लास 10th में जो हमारे पास है, सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसी में है वैसे तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा है हमारा ऑप्टिक्स, मतलब लाइट, जिसको आप चैप्टर का नाम है लाइट। फिर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
और उसके बाद ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड के बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरीके का है, कैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी और ये पूरा एक पार्ट है वो एक पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं बड़े की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 13 है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। आप लोग अगर अभी जब मैं कहूं तभी आप लोग बोलेंगे, अभी आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, जब मैं कहूं तभी आप लोग बोलिए, नहीं तो ऐसे बोलने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहला करते हैं, उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये एक है। ये पूरा हमारा कहलाता है ऑप्टिक्स। एडमिट एडमिट, ये हमारा पूरा कहलाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद ये दो गए, और आखिरी ये तो एक्स्ट्रा टाइप का है, ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये खुद में ही एक चैप्टर है, ऐसे कुछ वो ऐसा नहीं है कि इसका आगे जाके कोई बड़ा यूज है, अभी अपने लिए बस इतना ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। क्लास 12th में जब तुम लोग आओगे ना, तो क्लास 12th में तुम लोगों के पास ये 2 यूनिट होंगी। क्लास 12th में 3 यूनिट ही हैं केवल टोटल कुल मिला के, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा हाँ ऑप्टिक्स, और तीसरी हमारे पास यूनिट है नहीं क्या आ कहते रही, हैं, तुम मॉडर्न फोन फिजिक्स। काटोगे तभी तो आएगी। हाँ बाय। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी ये हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से शुरू। हम लोग का सबसे पहला टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी क्या है से शुरू करते हैं हम लोग, और मतलब समझते समझते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में, 1 मिनट पानी ले लूं बेटा, 1 मिनट। इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर हमारे आसान भी हैं और अच्छे भी हैं, मतलब इंटरेस्टिंग है। क्या, फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जो भी कुछ हमारे आसपास है उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। ठीक, फिजिकल एवरीथिंग। अब फिजिकल एवरीथिंग जब आप पढ़ते हो तो आपको तो सब कुछ आप आसपास ही मिलेगा, और आसपास मिलता है तो बड़ा मजा आ जाता है। मतलब जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो और आप तो जानते ही हो पहले से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो चली गई इलेक्ट्रिसिटी, वो आ गई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपके पास है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तब तो आप तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है आज के समय में। आप अपने घर पर का ऐसा फीलिंग हो कि हम जिंदा ही नहीं रह सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना। आज हमें ऐसे फीलिंग आ जाएगी कि हम जिंदा ही नहीं रह सकते इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो। हमें ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी है। हमारे हर इंस्ट्रूमेंट देख लो, सुबह से लेकर शाम तक के सारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे हैं। और तो और कुछ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पुश कर रही है। मेट्रो हमारी इलेक्ट्रिक पे चलती है, ट्रेन हमारी इलेक्ट्रिक पे चलती है, दुनिया इलेक्ट्रिक पे चल रही है। बहुत ज्यादा समय नहीं है जब हमारा फॉसिल फ्यूल खत्म होकर के, फॉसिल फ्यूल की जरूरत बंद होकर के हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी 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 बचेगा। मतलब व्हीकल भी इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, प्लेन भी, हवाई जहाज भी इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल का एमिशन ही खत्म हो जाएगा। ये शायद हो जाए। ठीक, अब पता नहीं है पक्का कि होगा कि नहीं होगा, पर अपन तो होप करते हैं कि हो जाए, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ये आपको नाम से दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की सिटी, अरे ऐसे लिटरली नहीं होता इसका मतलब। यहाँ पर दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक और सिटी। इलेक्ट्रिक से मतलब होता है इनका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक से इनका मतलब है इलेक्ट्रॉन का, और सिटी मतलब स्टडी बेसिकली यहाँ पर। ठीक,
इलेक्ट्रॉन से भी इनका मतलब नहीं है कुछ। इलेक्ट्रॉन से इनका मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रॉन से इनका कुछ मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन से इनका ये मतलब है चार्ज से। अच्छा, मतलब लिटरली वो इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं करते हैं हम इसमें चार्ज की स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को हम लिखते हैं इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी कोई मुझे बताए, कोई भी आप लोगों में से, अब आप लोग अपने आप को बोल सकते हो, मैं, कोई मुझे बताए कि चार्ज क्या होता है। किसी को पता है क्या चार्ज क्या होता है? कोई भी बता सकता है, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी बताओ, चार्ज क्या हो सकता है? मैं सभी को अनम्यूट कर दिया Form of मैंने। energy. फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी Sir, बात it कर is रहे the flow of electron. हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं। और कोई बताओ कुछ, और कोई और कुछ बताओ, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। Sir, charge has positive and negative. हाँ, चार्ज के टाइप होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। चलो ये तो टाइप बता दिया तुमने, लेकिन चार्ज क्या है ये पूछा मैंने तो। व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज? Sir, it is a physical property of matter. ये सबसे सही है, किसने बोला? Sir, Shagun. हाँ शगुन, वेरी गुड। शगुन, तुम Thank you. सुबह वाले बैच की शगुन हो क्या? Yes, sir. वही मैं confused हूँ कि मेरे को दोनों ग्रुप्स में डाला गया है। अच्छा, तो अब चाहो तो आप जा सकते हो, ये तो आप पढ़ चुके हो ना। नहीं सर, इट्स ओके, ज्ञान जितना मिले अच्छा है। ठीक है, बटोरो बेटा। तो हम लोग काम की बात पे आ जाते हैं। अब सबको म्यूट वापस से। ओके, तो हम लोग चार्ज पे वापस आ गए। चार्ज क्या होता है? ना तो ये भैया कोई एनर्जी होती है, ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं करंट। और चार्ज जो है हमारा एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। एक चीज लगाना भूल गया मैं, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हमारे आसपास मैटर है तो मैटर की सबसे पहले हमारे समझ में एक बात आती है। अगर तुमसे कोई कहे भी ना कि मैटर, मैटर के ऐसी तुम्हारे पास ऐसे फीलिंग आने लगती है कि मैटर कोई चीज है जिसमें वॉल्यूम है, तो मैं ऐसे फीलिंग आने लगती है कि मैटर होगा तो वो भारी होगा। तो ये सब उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसे नहीं लगता था कि मैटर होगा तो वो चार्ज्ड भी होगा, मतलब मैटर होगा तो उसके पास कुछ चार्ज भी रहेगा। ये बात अभी तक तुम लोग के मन में नहीं आती थी। क्यों? मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे मन में मास की तो आ जाती है, मैटर का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में फीलिंग आती है मास क्या होता है। तुम्हारे मन में मैटर का नाम सुनते ही फीलिंग आ जाती है कि वॉल्यूम घेरता होगा। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं पता था कि मैटर पे चार्ज भी होता है। क्योंकि जो मैटर होता है आमतौर पर वो न्यूट्रल होता है। जनरली हमारा मैटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब मैटर चार्ज अलग चीज है, लेकिन मैटर हमारा जो है वो न्यूट्रल होता है, चार्ज्ड नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और लेकिन मैटर के पास चार्ज होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए हमारे पास विधि है समझाने वाली। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। इधर देखो, मान लिया हमारे पास ये रहा हमारा न्यूक्लियस। कोई भी एक एटम है, उसका हम लोग न्यूक्लियस बना रहे हैं। फिर उसकी बनाते हैं हम लोग ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट हो गई, दूसरी ऑर्बिट हो गई, तीसरी ऑर्बिट हो गई। ऐसे ऐसे करके हमने ऑर्बिट बना डाली। और फिर पता चला, बताया गया हमें बहुत बाद में, पहले नहीं, काफी टाइम बाद हमको बताया गया, इधर भरे होते हैं, अंदर अंदर होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन। फिर बताया गया कि बाहर इसमें भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर इसमें खूब सारे। तो वो कितने, वो तो चलो ऑर्बिट के हिसाब से 2 8 18 32 करके चलते चले जाते हैं, लेकिन खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। ये इलेक्ट्रॉन हमारे होते रहते हैं। ये हमारा एक जनरल
एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर पता कर लिया, बाद में हमें पता चला जनरली, बाद में हमें पता चला कि जनरली एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर माइनस प्लस लगा दिया, मुझे लगाना नहीं चाहिए था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। फिर बाद में किसी ने कुछ क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी दी, यहां से एनर्जी दी, ये एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन के पास मिली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बोला भाग, हमको नहीं रहना इसमें, गटर में। अब ऐसे सबको लगता है कि अरे यार हम खराब जगह रह रहे हैं, ऐसे बेचारे इलेक्ट्रॉन को भी लगता था हम खराब जगह रह रहे हैं। तो बाहर से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन भाग लिया अपना। इस इलेक्ट्रॉन के जाते ही एज सून एज इलेक्ट्रॉन लीव्स, एज इलेक्ट्रॉन लीव्स here protons are in excess, यहां पर प्रोटॉन हमारे अधिकता में आ गए, प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस। और जैसे ही प्रोटॉन हमारे अधिकता में आ गए, भाई साहब बवाल हो गया। अचानक से ही ये बॉडी चार्ज्ड हो गई, अचानक से ये बॉडी में चार्ज के नेचर आ गया। क्या है चार्ज का नेचर, मैं बताता हूं, मैंने पिछला आधा छोड़ दिया था, देखो इधर। अब बाकी आधी डेफिनेशन क्या है। It charge, what is charge? It is the fundamental property of matter like mass, due to which, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही बॉडी को बोलने लगे हम चार्ज्ड हो गई। और इसके कारण ड्यू टू विच, जब बॉडी चार्ज्ड होती है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स शोइंग, ड्यू टू विच इट स्टार्ट, मतलब इट शोज, कौन, मैटर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, काहे कि तुमको किताबी ज्ञान मिलेगा जीवन भर, तुमको यही बताया जाएगा कि बोर्ड में पास होना है, बस ऐसे पढ़ लो। लेकिन अगर तुम सीखोगे नहीं तो तुम बोर्ड में पास होके भी कुछ नहीं कर पाओगे। सीख लोगे तो बोर्ड में पास होने के साथ साथ तुम उसको अपने जीवन में भी हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो सीखते हो, हम लोग क्या है, जो स्टडी का पैटर्न हो गया हमारा, वो बहुत ही अजीब सा हो गया। तो उस अजीब से पैटर्न में हम लोग दबे चले जाते हैं, पढ़ने का तरीका ही बदल दिया हमने, रटने पे लगे हैं, रटने पे लगे हैं, समझने पे फोकस कम है हमारा। तो यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इस पे चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। अब यहाँ तो हमें समझ में आ गया जो हमने अगले पेज में लिखा था, हियर प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस, सो वी से बॉडी इज चार्ज्ड। और देखो यहां पर चार्ज, देयर आर चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये मैं इसमें लिखता हूं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। किसी बच्चे ने बताया भी था, चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं वो चार्ज? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है पॉजिटिव? आप लोगों में एनायन, ठीक है, हाँ वो क्या होता है एनायन या पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एनायन भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है, क्या होता है वो? when an atom gain lose energy, एनर्जी नहीं, लूज इलेक्ट्रॉन, lose electrons. when any atom loses electron it becomes positively charged। तो what do we get from this, हम इससे
क्या पता करते हैं? हम इससे ये पता करते हैं कि यदि कोई बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गया यानी कि प्रोटॉन की अधिकता हो गई, तो प्रोटॉन में कुछ ऐसा है जिसको हमने पॉजिटिव नाम दे दिया। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव क्या होता है, तो हम कहेंगे चार्ज प्रोटॉन हैज। बस। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? द चार्ज विच प्रोटॉन हैज। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसका नाम रख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका नाम रख दिया हमने नेगेटिव चार्ज। ये केवल नाम थे, पता, और नाम है, अभी भी है, मैं उसको बताता हूँ। चार्ज इलेक्ट्रॉन हैज, ये केवल नाम है। पॉजिटिव चार्ज होना और नेगेटिव चार्ज होना ये केवल नाम है। हाउ डू वी फिगर? क्योंकि जब ये एटम देखा हमने, शुरुआत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भाई साहब बराबर थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास और बॉडी क्या थी हमारी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, तो बॉडी क्या थी? न्यूट्रल। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, यानी कि उसमें चार्ज के गुण शो ही नहीं हो रहे थे। चार्ज के गुण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना और मैग्नेटिज्म का इफेक्ट देना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आ ही नहीं रहे थे। कोई भी न्यूट्रल बॉडी हमने जैसे मेरे पास ये पानी की बोतल रखी है, मैंने इस बोतल को पकड़ा और इसमें देखा यार मुझे कोई झटका नहीं लगा। मेरे पास ये पेन है, मैंने पेन को पकड़ा, कोई झटका नहीं लगा। मैं इन सब चीजों को देख रहा हूँ, कोई झटका नहीं लग रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे आसपास सारी बॉडीज जो हैं वो न्यूट्रल बॉडीज हैं। न्यूट्रल से मेरा मतलब है उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा और प्रोटॉन में जो चार्ज होगा वो बराबर भी होगा और अपोजिट भी होगा। और बराबर और अपोजिट गणित की भाषा में संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं। ये जो जीरो सिस्टम बन रहा है, यहां पर हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी के पास हम कहेंगे नेट चार्ज जीरो। कोई अगर हमसे पूछे क्या क्या न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज होता है, तो हम कहेंगे क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? वो कहेगा हाँ है। तो हम कहेंगे तब तो फिर उसके पास चार्ज है ना। मैं फिर से बोलूं, मैं कह रहा हूं कोई हमसे पूछता है कि क्या न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज होता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई साहब होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो फिर वो कहे लोग क्यों न्यूट्रल है, तो फिर वो हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखा रहा, वो उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं बन रहा है? हम कहेंगे भाई साहब उसके पास चार्ज तो है लेकिन वो बॉडी चार्ज्ड नहीं है। वो कहेगा इसका मतलब, हम कहेंगे उस बॉडी के पास जो न्यूट्रल है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। यदि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कोई कम या कोई ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ कम या ज्यादा होता है, तो फिर वो बॉडी हमारी चार्ज्ड होती है। अगर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। आया समझ में सभी को? मैंने जो बोला चार्ज होना और चार्ज्ड होना दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी चार्ज हैं। यस सर। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है तो वो बॉडी चार्ज्ड है, और अगर बराबर है तो वो बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आमतौर पर बराबर होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन हरामखोर है, उसको एनर्जी मिल जाती बाहर से, वो निकल लेता है, एनर्जी लेके वो निकल लेता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल लेता है इससे बैलेंस बिगड़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम इसको कहते हैं नाउ बॉडी बिकम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए तो हम कहेंगे नाउ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली ओए पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो वो उसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। यदि यदि नंबर, मान लो हमारे पास अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया है इसको कहीं और दूसरे एटम में चिपक गया और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम कहेंगे
तो हम कहेंगे नाउ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। अब वापस आते हैं हम उसी पेज पर। यहां पर हमने क्या सीखा, व्हाट इज चार्ज एंड चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम ये देखते हैं कि चार्ज अगर है तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमें देखना है इसकी एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट कोई बताएगा? एनीवन? कूलम। हाँ, वेरी गुड। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ये कूलाम जो है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है। और जब भी साइंटिस्ट के नाम पर कोई फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट या यूनिट होता है तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जो कूलाम है वो ऐसा यूनिट तो है, ठीक है। यूनिट अगर जैसे हम मीटर लिखें, मीटर नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था तो मीटर को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, मीटर स्मॉल एम से लिखा जाता है। लेकिन कूलाम को कैपिटल से लिखा जाता है, उसका कारण है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से, इसको याद रखना, ये जनरल फन फैक्ट है। अच्छा, ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम हो गई। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देयर आर many properties of charge out of which first one is called, पहली वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में नाम में ही सब कुछ छुपा है। यहां पर हमको दिया गया है क्वांटा, यहां से क्वांटाइजेशन से मतलब है क्वांटा। क्वांटा, क्वांटा क्या होता है ये समझते हैं। क्वांटा किसी भी बड़े का छोटा एलिमेंट होता है, मतलब कोई भी चीज बड़ी बनी है तो जो जिससे मिलकर के बनी है वो होता है। जैसे बायोलॉजी में यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, तो सेल जो है वो क्वांटा कहेंगे हम किसी भी मनुष्य में। जैसे हम लोग हैं, हमारे में पूरे बॉडी में सेल 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 से बनकर बनती है, तो सेल इज द क्वांटा ऑफ बॉडी। बाजार में तुम केले खरीदने गए, एक दर्जन केले में एक सिंगल बनाना जो होगा, एक सिंगल केला जो होगा वो होगा उसका क्वांटा। सामने तुम्हारे पास तुम्हारी कक्षा में 60 छात्र हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक सिंगल स्टूडेंट को कहेंगे क्वांटा। तुम्हारे पास 4 मीटर लंबी डोरी है तो उसमें 1 मीटर की डोरी को कहेंगे, 4 मीटर की डोरी जो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 बार मिलके बनी है उसको हम कहेंगे क्वांटा। तो यही हमारा यहां पर भी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज जो है वो छुटके छुटके क्वांटा से मिलकर बनता है। तो चार्ज, एनी कोई भी चार्ज जो है इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज क्वांटा। क्वांटा, और वन क्वांटा जो है वो होता है हमारा, वन क्वांटा इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 18 नहीं, 19 कूलम। तो इससे क्या पता चला, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये है एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। और यदि मेरे पास प्रोटॉन रहा तो प्रोटॉन पे रहेगा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, यदि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास अब कितना चार्ज है, माइनस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, कोई कहे मेरे पास 3 है तो कितना हो गया,
माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई कहे मेरे पास 4 हैं तो कितना हो गया 6.4 माइनस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, यदि कोई आता है तुम्हारे पास और तुमसे कहता है कि उसके पास 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो तुम उसकी बात मानोगे क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी बॉडी के पास 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चलो माइनस का ही ले लो, क्या किसी के पास माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या? किसी के पास हो नहीं सकता सर। है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी के पास 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? या तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो होंगे। एक होगा तो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 रहा, दो रहे तो माइनस का 3.2। 1.6 और 3.2 के बीच में दो आता है जो कि असंभव है। आधा इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता नहीं है। आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि हो भी सकता है पर होता ही नहीं है, वो अनस्टेबल रहता है, हाईली अनस्टेबल, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को तोड़ोगे ना तो वो क्वार्क्स में बदल जाते हैं, परंतु क्वार्क हमारे उसमें स्टडी में है नहीं। यानी कि हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन के अगर सबसे छोटा है तो तुम या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलाओगे या दो मिलाओगे, आधा, डेढ़, पौने दो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आधा पाधा मिलाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके हिसाब से हम लिखेंगे दिस 2 इंटू इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसे हम लिख देंगे। तो इसके हिसाब से क्या पॉसिबल होगा? Q, कोई भी चार्ज Q है वो n नंबर ऑफ क्वांटा से मिलकर बनेगा। यहाँ पर E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का मतलब यहाँ है क्वांटा। तो कोई भी जो चार्ज है वो हमारा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जहां पर n की वैल्यू जीरो नहीं, जीरो लेने दो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है। तुम अगर एक और दो के बीच में करोगे तो नहीं रहेगी। बात आई कुछ कुछ समझ में? वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आया? किसको नहीं आया वो हाथ उठाए, बताए मुझे। क्वांटाइजेशन नहीं आया सर मुझे, बोलो बोलो बोलो, किसको नहीं आया? एनीवन? कोई भी बोल सकता है भाई, बोलो बेटा किसको नहीं आया समझ में? अभी आप लोग कोई नहीं बोल रहे हो तो मैं मान लूं कि सबको समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो भी यस सर कर दो, क्यों भाई? तो ये अपन सबको यस सर, आ गया हाँ, समझ में सर, आ गया। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, आ गया, सभी को आ गया, ओके फाइन। आगे इसमें देखते हैं इसका। अब हमने जब बना लिया ये Q बराबर NE, तो हम इसको एक क्वेश्चन भी Sir, करके देखते हैं। हाँ बेटा, sir, I didn't understood. व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टूड? व्हाट एग्जैक्टली? Sir, this topic. दिस टॉपिक, you were from the beginning here, right? Yes, sir. Okay fine. So this current topic na, quantization of charge you are talking about. Yes, sir. Quantization of charge is nothing. It is just saying that any charge is made up of small charges known as quantas. कोई भी चार्ज है वो आइदर कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा और कुछ प्रोटॉन से मिलके बनेगा। इट इज जस्ट सेइंग कि -1.6 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से छोटा। इसका कहने का तात्पर्य यह है, इट इज जस्ट सेइंग दैट वी कैन नॉट हैव एनीथिंग स्मॉलर देन 1.6 into into 10 10 to the power power minus 19 coulomb. 19. So if someone is saying that I have -2 into 10 power minus 19 coulomb, then he is not right. He is completely wrong, because either you can have one quanta or two quanta. If you have one quanta, then you will have 1.6 10 power minus 19 coulomb. If you have two quantas, it would become 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. But there is nothing in between these two. Okay, sir. That's what I'm trying to say. You cannot break quanta further. Quantas are the smallest. You cannot break them. Okay, आप sir. उनको, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने 1.6 को तोड़ के आधा कर दिया तो 0.8 बचा फिर जोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। डेढ़ पौने दो का चक्कर नहीं है। n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन। हमेशा ऐसे ही पूरा होल नंबर होगा, काउंटिंग नंबर ही होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो इसका क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है। लाइक चार्जेस जो होते हैं क्या करते हैं वो? लाइक चार्जेस repel each other. repel each other while unlike charges Attract each other. attract. Unlike charges attract. तो इसमें जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं दो, एक रहा हमारे पास ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक रहा प्रोटॉन और फिर से प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो ठैया प्रोटॉन, और एक बार रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है हमसे कि यदि तुम्हारे पास एक ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है। प्रोटॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका कहना ये है कि जब तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में रखोगे तो ये तो बड़े आसानी से, क्योंकि ये अपोजिट है तो ये एक दूसरे से कर लेंगे दोस्ती। प्रोटॉन प्रोटॉन को रखोगे कहेंगे दांत दिखाएंगे, ये जाएगी दुश्मनी, दांत दिखाएंगे एक दूसरे को, और ये भी हो जाएगी इनकी धरान करेंगे दुश्मनी। एक जैसे आपस में बनती नहीं है ना इनकी, एक ही तो है तो बनती नहीं है इनकी। ये तो अपोजिट थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करे। तो ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब तीसरी एक बढ़िया सी इंपॉर्टेंट सी चीज बताता हूं मैं, तीसरा, ठीक है। तीसरे के एक्चुअली कई सारे पार्ट बनाते हैं हम। थर्ड मैं एक एक करके बताता हूं। जैसे आपके पास इफ एनी चार्ज इज स्टेशनरी, कोई भी चार्ज है वो रुका हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी केस होता है इफ एनी चार्ज, अब देखते हैं कि इसको क्लास 9th का कुछ याद है। इफ एनी चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड नहीं रहे, वेलोसिटी। और तीसरा है चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट, का चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेटिंग, मतलब चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। चार्ज बॉडी है, ये स्टेशनरी है, ये चार्ज बॉडी है, ये स्टेशनरी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो अब मुझे बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, कोई भी बताओ। हाँ बोलो कनिका, बोलो भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो। कनिका बोलो, आपने हैंड रेस किया। ठीक है, मत बोलो। तो किसी को भी अगर बोलना है तो अभी बोल सकता है, उसे पता है क्या कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ बेटा आप बोलो। Sir, the distance and the time is same in which? फिर से बोलो। Sir, time and distance is same. Speed. Speed. फिर से बोलो। uniform velocity. हाँ, that's what I'm asking. Constant velocity means uniform velocity. What do we mean by uniform velocity? When an object covers when object covers equal distance and equal interval of time, that is known as uniform velocity. अच्छा, अभी कोई बालक भी बोल रहा था, बोलो आप बोलो। when an object covers equal displacement in equal interval of time. This is the correct one. When an object covers equal displacement. If you are saying that any body is covering equal distance in equal time, that would mean it has constant speed, right? But if it is the displacement, because displacement has direction also,
or you can say the body is moving equal distance in equal time interval in a particular direction, then it would become velocity. Speed in a particular direction becomes velocity. Speed, if a speed has direction, then it would become velocity. Or now for constant velocity, displacement is must be equal in equal time interval, or distance must be equal in equal time interval but in a particular direction. तो यहां पर हम लोग के पास है, यदि चार्ज स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी यदि इसकी जीरो है तो हम इसके पास इट हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मतलब ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज, इफ एनी चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि चलेगा, यानी कि v क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट ऑल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पता, अगर तुम किसी में कहीं पर चार्ज, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास चार्ज और उसको तुम तेजी से भगा दो तो वो चार्ज के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मतलब उसमें क्या है, अगर तुम दूसरा उसमें क्या है, अगर तुम दूसरी मैग्नेट लेके आओगे ना तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। मतलब चार्ज जो कि मैग्नेट नहीं है, अगर उसको तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा दो तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। इट एज ऑल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। परंतु अगर तुम उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से कि ना भगाओ, मतलब कुछ एक्सेलरेशन दो, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी, स्पीड बदले तो भी और डायरेक्शन बदले तो भी, अगर ऐसा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही, क्योंकि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी है। और अगर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये अभी अगला टॉपिक है जिसमें हम यही वाले गुण को पढ़ेंगे कि कि इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब भी कोई ऑरस्टेड एक नाम का आदमी था, उसने कहा था एनी मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय गुजरा, ऑरस्टेड पुराना था, फिर उसके बाद आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक तो होता ही है, मैग्नेटिक तो होता ही है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एमिट होती हैं। It also emits electromagnetic wave. कोई जानता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Anyone knows about electromagnetic waves? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बोलें? एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ, तो बोलिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? किसी को भी पता है तो? शगुन, तुम्हें पता है तो? That are propagated by simultaneous periodic variation. फिर से बोलना। That are propagated by simultaneous periodic variation. Data. You're saying data? No, I'm talking about electromagnetic waves. What are these? Can you say it one more time? One of the waves that are propagated by simultaneous periodic variation of electric and magnetic field. Very nice. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस वेरिएशन के कारण जो वेव होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको थोड़ी आसान भाषा में हम समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है और वो आगे बढ़ते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, जो रोशनी नहीं है, प्रकाश, लाइट, चमक जो हमें दिखाई देती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, वो बस हमें दिखाई देती है, लेकिन एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर उसके अलावा और है हमारे पास रेडियो वेव, जिससे फोन पे बात होते हैं, आप लोग इतने दूर क्लास कर पा रहे हो, ये भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है केवल जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हम अगले माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रोवेव भी एक वेव है। वेरी गुड। माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आती है।
तो ऐसे कई सारी वेव्स हैं हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बड़ी सी रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेंज, इंफ्रारेड रेंज, कई सारी रेंज है, लेकिन हमें जो दिखाई देती है वो केवल लाइट है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब भी अगर तुम चार्ज को भेजो और वो वेरिएबल रहे, स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है, तो वो चार्ज जो है वो चमक भी सकता है। ऐसा अगर वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है तो वो चमक भी सकता है। चार्ज एक है हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है, तो वो चमक सकता है, उससे एनर्जी निकलती है, इट एमिट्स एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एनर्जी। बहुत देर से कोई बच्चा कह रहा था कि चार्ज एनर्जी, चार्ज और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं, बट अगर चार्ज को तुम वेरिएबल वेलोसिटी से भेजो ना तो चार्ज एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो ये हमने आज चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी हमने समझी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज क्या है? दो तरीके से की जाती है। स्टडी ऑफ हेलो। चार्ज जो है हाँ दो तरीके से की जाती है। सर। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? ना मैं अभी हाल ही आया हूँ तो मेरा कुछ कोर्स छूट गया है आगे का। छूट ही जाएगा वो तो, ऑब्वियसली तुम लेट आओगे तो। अब तो क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, पता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी जो है आज एक डेमो क्लास थी, अब जो हमारा ये क्लास रही है ये पूरी रिकॉर्डेड है, तो तुमको हम वीडियो दे देंगे, उसको देख लेना। और जो ये बोर्ड मैं लिख रहा हूँ सामने, ये सारे के सारे बोर्ड्स जो हैं वो भी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो एक है, कल और कर लो, कल एग्जैक्टली टाइम पे आना, 5:15 पे और 6:15 पे, 2 क्लासेस होंगी अपनी, 5:15 से 6 बजे तक और 6:15 से 7 बजे तक, 45 मिनट्स के क्लासेस होंगे। ठीक है, खैर मैं ये बता रहा था, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दो तरीके से, स्टडी ऑफ चार्ज हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें चार्ज स्टेशनरी होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की स्टडी करते हैं लेकिन वो चार्ज मूविंग होता है। एक्चुअली में ज्यादातर समय हमें चार्ज मूविंग ही होता है, मूविंग चार्ज को ही डील करना पड़ता है, परंतु चार्ज हमारा स्टेशनरी भी होता है। ये बात भी है कि चार्ज स्टेशनरी भी रह सकता है। तो स्टेशनरी की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं, और जब हम मूविंग चार्ज की स्टडी करते हैं तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्योंकि हमारे अभी 10th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है नहीं, हमारे में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने चार्ज मतलब ये जो हम पढ़ रहे थे ना आज पूरा लेक्चर, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही था। तो इतनी की ही जरूरत थी हमें चार्ज को जानने की जरूरत थी कि चार्ज क्या है और क्यों है तो खैर नहीं पता हमें, लेकिन चार्ज क्या है और इससे क्या क्या हमें इफेक्ट मिलते हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और मूविंग चार्ज कैसे मूव करता है, और मूविंग चार्ज को कैसे रोका जा सकता है, और मूविंग चार्ज यदि मूव कर रहा है तो उसके क्या और इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। पहले मैं आप लोगों के सबके, अब जो भी हैं सबके मैं नाम जानना चाहता हूँ। पहले जो जिससे मैं बात करूं, नेहा मुस्कान राजपूत। ये नेहा मुस्कान एक ही नाम है कि दो दो लोग हैं, नेहा और मुस्कान? Sir, actually we are sister. हाँ ठीक है, तो तुम लोग मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हो हैं, Yes, sir. नेहा मुस्कान। ठीक है, उसके बाद एक कोई और है AC37C3, ऐसे नाम लिखा करो यार, ऐसे जमता नहीं है। ये जो भी है दूसरे नंबर पे। Yes, sir. क्या नाम है आपका? Nandini Gupta. ठीक है बेटा, नंदिनी गुप्ता। एक मिनट में नोट कर लूं यार तुम लोग के नाम। सर प्रदीप सर ने नोट किए तो थे। ठीक है, आपने केमिस्ट्री की क्लास नहीं करी नंदिनी? No, sir. अच्छा ठीक है, कल करना। Yes, sir. और उसके बाद Definitely. शगुन सिंह तो अपनी है ही। दीपिका, दीपिका बेटा आपने केमिस्ट्री नहीं की थी क्या? No, sir. ठीक है, उसके बाद श्रेष्ठ मोदी। श्रेष्ठ आपने की थी पिछली क्लास? Yes, sir. हाँ, श्रेष्ठ मोदी ने क्लास की थी, श्रेष्ठ मोदी। उसके बाद हमारे पास है अंकित कुमार सिंह। अंकित आप तो पिछली क्लास में भी थे ना? Yes, sir.
अंकित सिंह, उसके बाद है हमारे पास अंकित सिंह हो गए, श्रेष्ठ, अरुण अरुण विजय चतुर्वेदी। अरुण विजय, आप भी भाई भाई, दो लोग भाई भाई हो कि एक ही नाम है? अरुण विजय, सर एक ही नाम है। अरुण विजय, ठीक है। इट्स एरन विजय। एरन विजय, मुझे लगा तुमने मिसस्पेल कर दिया अपना नाम। अरुण, एरन विजय, ओके। उसके बाद हमारे पास हैं दिया पटेरिया। दिया, आपने तो पिछली क्लास भी की थी ना? यस सर। हम्म, ठीक है। कनिका, कनिका आपने पिछली क्लास नहीं की थी हैं? Yes, sir. फिर Sorry, sir. फिर कनिका के बाद है नेहा मुस्कान हो गया। पलक अग्रवाल, Yes, sir. आप पिछली क्लास नहीं की थी आपने? Sir, ली थी। ली थी आपने, तो नाम नहीं लिखा आपका। पलक अग्रवाल के बाद हमारे पास है नेहा मुस्कान, ऋषि चतुर्वेदी हो गया। ऋषि, आपने पिछली क्लास की थी क्या? यस सर। ठीक है, ऋषि चतुर्वेदी हो गया। सौम्या सोनी, सौम्या गुप्ता और योगेंद्र। सौम्या सोनी, आपने पिछली क्लास की Yes, थी? sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और योगेंद्र? योगेंद्र बेटा? यस सर, क्लास ली थी सर। अच्छा, और सौम्या गुप्ता ने? Yes, sir. ठीक है। तो ठीक है, इसके हिसाब से मेरे आप लोगों ने सबको क्लास हुई है और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को चीजें समझ में भी आई होंगी। तो एक और चीज है, हम लोग के लाइव क्लास में एक फायदा ये भी है कि यू कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन पर्सनली इफ यू वांट टू। आई मीन, अगर आप लोग को चाहिए कि आपको यार इतनी बड़ी क्लास में लग रहा है कि मेरे को सवाल पूछने में प्रॉब्लम हो रही है या बाकी लोग बोल दे रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बोल पा रही हूँ, तो यू कैन ऑल्सो आस्क टीचर फॉर द पर्सनल टाइम कि सर मेरे को पर्सनल 10 मिनट चाहिए, बस मेरे को ये चीज पूछनी है। पहले से आपने भेज दिया कि सर आप ये चीज मेरे को बता देना, तो टीचर ने क्या किया, आपके लिए अकेले स्पेशल लाइव क्लास अरेंज कर ली और वो आपको 10 मिनट के लिए दे, जब भी टीचर को टाइम होगा वो आपको बता देगा। तो आप एक ये हम लोग क्या है, अगर पढ़ रहे हैं कहीं पर भी तो आपके लिए डाउट जो है वो बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और खत्म हो गई कहानी ना। जब मैंने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाई थी 2-2.5 साल पहले, तो मेरा तब भी यही एम था। जब तो वीडियो क्लासेस का इतना नया नया था, लोग कहते थे अरे वीडियो लेक्चर ही सब कुछ है, वीडियो से काम हो जाएगा, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है, टीचर की जरूरत हमेशा है। बच्चे हो आप लोग छोटे छोटे, आपको यदि कभी सवाल पूछने होंगे तो आप टीचर से ही पूछोगे, आप वीडियो से थोड़ी पूछोगे। या बहुत सारे एप्लीकेशन भी आजकल हैं जिसमें क्या है, आप फोटो खींच के सवाल पूछ सकते हो, तो वो भी अच्छी चीज है, वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस। लेकिन उसमें भी बच्चे की सारी संतुष्टि नहीं हो पाती है, उसको भी कई बार वो ऐसा रहता है कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहा, या जो उसने समझाया उसके बाद वो दोबारा से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सर ये तो बता दिया ठीक है आ गया, लेकिन ये कैसे किया, ये वाला स्टेप कैसे किया पर्टिकुलर। तो वहां पर आपको टीचर की ही जरूरत पड़ेगी। तो लाइव क्लासेस आर दी ओनली वे टू गो। और जो ये करंट टाइम है हमारा लॉकडाउन का, इसमें भले ही आपको मजबूरी में लाइव क्लास करनी पड़ रही है, शायद आप लोगों में से कुछ ही लोग हैं जिन्होंने लाइव क्लास पहले करी हो, सभी लाइव क्लास अभी नए लॉकडाउन की वजह से कर रहे हैं। तो यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आई मीन इट रियली सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत सारा समय वो होता है जो ट्रेवलिंग में जाता है, क्लास जाना, क्लास आना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से ये करना, हेलो हाय, ये सब, इसमें बड़ा समय खराब होता है। तो यू कैन रियली सेव दैट टाइम और उसको आप पॉजिटिवली कहीं यूज कर सकते हो, अपने उसमें होमवर्क करने में यूज कर सकते हो, डाउट्स पूछने में यूज कर सकते हो, और भी कई सारी जगह। ठीक है, तो ये ठीक है, समय आता रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें हम लोग बताते रहेंगे। तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, धन्यवाद। आई होप आपको थैंक यू क्लास सर। अच्छी लगी थैंक यू होगी। सर। वेलकम बेटा। Thank you, sir. Good वेलकम, night, सर। sir. वेलकम बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट वेलकम, सर। थैंक यू बेटा। आप लोग चाहें तो क्लास छोड़ के जा भी सकते हैं, हो गई क्लास। मैं तो ये बोर्ड सेव करके मैं भी क्लास बंद कर दूंगा। So you will send me screenshots. Yeah, definitely. I'll be sending you screenshot as well as videos too. ये क्या चल क्या रहा है ये? चल बस। उन्होंने आना करने का जी आई एम फ्री नहीं हो गया, दूसरे नाम से करेंगे।